जिसकी जान बचाई उसी ने विश्वासघात करके मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की, लेकिन फिर जो सजा मिली उसे सुनकर राजा भी कांप उठा। सिंहासन बत्तीसी की ये कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। आपने देखा कि पांचवी पुतली लीलावती ने भी राजा भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। अब अगले दिन फिर से दरबार लगा और फिर से राजा भोज हिम्मत करके सिंहासन की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक गए, एक बार फिर से दिव्य प्रकाश के साथ एक पुतली निकली जिसका नाम रविभामा था। सिंहासन से निकली छठी पुतली रविभामा भी राजा भोज को सिंहासन पर विराजने से रोकते हुए उन्हें महान राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और घटना सुनाना आरंभ करती है। तो सुनिए राजन, एक बार राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए थे। बैठे बैठे उनके मन में अचानक ही एक दोहा याद आया, तो उन्होंने अपने दरबारियों के आगे सुनाया, मित्रदेह और विश्वासघात की है सो नरक भोगेंगे जब तलक चंद्र और सूर्य हैं। तभी सबने इस दोहे को अच्छे से समझाने का आग्रह किया। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। एक मूर्ख राजा था जो अपनी रानी की सुंदरता पर इतना आसक्त था कि पल भर को भी उसे अपने से दूर न होने देता। यहाँ तक कि राज दरबार और राज्यसभा में भी उसे अपने साथ ले जाता और पास ही बैठा था। जब वो शिकार खेलने के लिए जाता तो वहाँ भी रानी को अपने साथ ले जाता। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सोना हो या जागना, हर समय ही उसके साथ रहता। उस अज्ञानी राजा को जरा सी भी लज्जा महसूस नहीं होती। मंत्री को राजा की ये बात बहुत खलती। वो एक बुद्धिमान और ऊंच नीच की समझ रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपने मन में ठाना कि कैसे भी करके राजा की इस आदत को छुड़वाएगा। एक दिन राजा को अकेले पाकर मंत्री उसके पास आया और सिर को झुकाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजा से विनती की कि अगर आप मुझे जीवन दान दे तो मैं एक बात कहूँ। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा सकुचाते हुए बोला, कहो क्या बात है। आश्वासन पा मंत्री ने बोलना शुरू किया, हर वक्त आप रानी के संग शोभा नहीं देते। इससे राजकुल की मर्यादा को भी बहुत क्षति हो रही है। देश देश के राजा आप पर हंसते हैं और कहते हैं, राजा को तो रानी का सौंदर्य इतना भा गया कि वो उसे पल भर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। महाराज, अगर रानी आपको इतनी ही प्यारी है तो उनकी एक तस्वीर बनवा लीजिए ताकि जब भी आपको उनकी याद आए तो देख लिया करें। मंत्री की बात राजा के मन को भा गई। उसने तुरंत ही मंत्री से किसी योग्य चित्रकार को बुलाने को कहा। मंत्री ने एक बहुत योग्य चित्रकार को बुलाया। वो चित्रकार इतना योग्य था कि चित्रकारी के साथ साथ ज्ञान विद्या में भी निपुण था। उसने अपनी विद्या से रानी का एक अद्भुत चित्र बना दिया। जब राजा ने वो चित्र देखा तो वह चकित रह गया। चित्रकार ने रानी की सुंदरता को इतनी बारीकी से उकेरा कि राजा स्तब्ध रह गया। पर राजा की नजर जब रानी की जांघ पर बने तिल पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जांघ पर बने तिल को देख उसने विचार किया कि हो ना हो ये पहले भी रानी से मिल चुका है। ये विचार आते ही राजा के तन बदन में आग लग गई और उसने चित्रकार को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। आदेश पाकर मंत्री ने तुरंत उस चित्रकार को फिर से महल बुलवा लिया। जब वो चित्रकार राजा के सामने पेश हुआ तो राजा क्रोधित होते हुए जल्लाद को हुक्म देता है कि इसे पकड़कर ले जाओ और जंगल में ले जाकर गर्दन उड़ा दो और इसकी नापाक आंखें निकालकर मेरे लिए ले आना। चित्रकार सहित वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। चित्रकार गिड़गिड़ाया पर बिना उसकी सुने जल्लाद उसे लेकर जंगल चल दिया। ये सारा माजरा देख मंत्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिया। उसने सोचा कि कैसा दुष्ट राजा है जो इतने योग्य, इतने होनहार युवक को मृत्यु दंड दे रहा है। कुछ दूर चलने पर मंत्री ने जल्लाद से कहा, तुम इसे छोड़ दो और किसी मृत हिरण की आंखें निकालकर राजा को दे देना। जल्लाद ने मंत्री का कहा मान लिया। मंत्री डरते डरते चित्रकार को अपने घर ले गया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक दिन उस राजा का लड़का जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था अकेले ही जंगल चल दिया। जब वो जंगल के अंदर गया तो उसे एक शेर की गुर्राहट सुनाई दी। शेर की आवाज सुन राजा का लड़का घबरा गया और घोड़े से उतरकर भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब तक वो वृक्ष पर चढ़ा इतने में वो शेर भी वहां पहुंच गया। राजकुमार ने जब वृक्ष पर देखा तो वहां पर एक रीछ बैठा हुआ था। मारे भय के राजकुमार के प्राण सूख गए। तभी रीछ बोला, डरो मत, तुम मेरी शरण में आए हो, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, अब तुम बिना भय के यहाँ आराम करो। और रीछ बोला, रात हो गई है, ऐसा करते हैं हम दोनों बारी बारी से पहरा देते हैं। पहले आधी रात तक मैं पहरा देता हूँ, जब तक तुम सो लेना,
और आधी रात के बाद तुम्हारी बारी। रीछ की बात से राजकुमार खुशी खुशी सहमत हो गया। इस तरह राजकुमार सोने लगा और रीछ पहरा देने लगा। तब नीचे खड़ा शेर रीछ से बोला, तू क्यों अज्ञानी हो रहा है? क्यों इस मनुष्य की तरफदारी कर रहा है? अरे ये तो शुरू से ही हमारे भक्षक रहे हैं। हम फिर भी जंगल में रहने वाले जीव हैं। तू क्यों इसकी खातिर दुश्मनी का बीज बो रहा है? एक काम कर, इसे नीचे फेंक दे। हम दोनों इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। शेर की बात सुन रीछ बोला, सुनो अज्ञानी बाघ, जितना पाप अपने राजा को मारने से होता है, जितना पाप वृक्ष काटने और जितना पाप गुरु से झूठ बोलने से होता है और वन जलाने से होता है, उससे कहीं अधिक पाप अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति से विश्वासघात करने में होता है। इस तरह रीछ ने शेर की बात नहीं मानी। गुस्साया शेर हाथ मलता रह गया। ऐसे ही आधी रात बीत गई। अब पहरे की बारी थी राजकुमार की। रीछ ने राजकुमार को पहरे के लिए जगाया और खुद सो गया। रीछ के सो जाने के बाद शेर ने फिर से एक चाल चली और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो राजकुमार। सोने से पहले रीछ ने मुझे बताया था कि जैसे ही सुबह होगी वो तुम्हें खा जाएगा। सुनो लड़के, इससे पहले कि रीछ जाग जाए और तुम्हें अपना भोजन बना ले, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। तुम इस सोते हुए रीछ को धक्का देकर नीचे गिरा दो। मैं इसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। राजकुमार शेर की बात में आ जाता है और रीछ को धक्का दे देता है। किस्मत से गिरते गिरते रीछ के हाथों में एक पेड़ की डाल आ जाती है और वो नीचे नहीं गिरता। गुस्साया हुआ रीछ राजकुमार से बोला, धोखेबाज नीच मनुष्य, मैंने तुम्हारे प्राण बचाकर तुम्हें जीवन दान दिया और तू दुष्ट मुझे ही मारने चला था। बोल अब मैं तेरे साथ क्या करूं? तुझे मार दूं? रीछ की बात सुन राजकुमार की जान हलक में आ गई। तब रीछ बोला, सुन ये नीच लड़के, मैं तुझे जान से तो नहीं मार सकता, लेकिन तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा। इतना कहकर रीछ ने राजकुमार के कान में मूत दिया, जिससे वो गूंगा और बहरा हो गया। अर्थात न वो बोल सकता था और न ही कुछ सुन सकता था। सुबह हो चुकी थी। शेर भी वहाँ से जा चुका था। राजकुमार जब महल पहुंचा तो उसकी ऐसी हालत देख राजा को तो जैसे सांप सा सूंघ गया था। अच्छा भला तो गया था, ये क्या हो गया इसे? रानी ने भी जब अपने पुत्र की हालत देखी तो वो भी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने दूर दूर से अनेकों वैद्य और झाड़ फूंक करने वाले बुलवाए, पर कोई भी राजा के लड़के को ठीक नहीं कर पाया। राजा अब हर समय इसी चिंता में रहने लगा। राजा को चिंता में देख मंत्री बोला, महाराज, मेरी पुत्र वधू एक विद्वान की चेली रह चुकी है। अगर आप कहें तो मैं उसे एक बार बुला लूं। मंत्री की बात सुन राजा बोला, ये काम तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना था। इतना कहकर एक हल्की सी उम्मीद के साथ उसे बुलाने को कहा। तभी मंत्री घर आया और उस लड़के को सारा माजरा सुनाया और कहा, तुम स्त्री के रूप में मेरे साथ राजमहल चलना और राजकुमार का इलाज करना। मंत्री ने चित्रकार की जान बचाई थी तो वो तुरंत राजमहल जाने के लिए तैयार हो गया। स्त्री का वेश धारण कर चित्रकार मंत्री के साथ राजमहल पहुंचा तो राजा ने अपने बेटे को बुलवाया और चित्रकार ने अपना मुंह ढका हुआ था तो राजा उसे पहचान न सका। तभी चित्रकार ने कहा, अपने बेटे को नहलाकर चौके पर बैठा दो। राजा ने बिना देर किए वही किया। जब राजा का लड़का नहाकर बैठ गया तब चित्रकार ने उसके पास जाकर बोला, जो मैं कहूँ ध्यान से सुनना। विभीषण बड़ा सूरवीर था, पर वो अपने भाई से दगा कर बैठा और राम जी से जा मिला और अपने भाई रावण का सारा राज बता दिया। अपने कुल के विनाश का कारण बना। मारे लज्जा के उसने अपना सर 1 वर्ष तक ऊपर नहीं उठाया और अपने किए का फल पाया। जैसे भस्मासुर ने महादेव की तपस्या करके उन्हीं से विश्वासघात किया और वर में उनसे पार्वती जी को मांग लिया, उसका फल भी उसे तुरंत मिला और खड़े खड़े कुछ ही फल में भस्म हो गया। आगे चित्रकार बोला, ऐ लड़के, तू मित्रद्रोही और विश्वासघाती क्यों हुआ? सोए हुए रीछ को तूने नीचे क्यों धकेल दिया? उसने तो तेरे प्राण बचाकर तुझ पर उपकार किया था और तूने उसी से विश्वासघात किया, पर इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। दोष है तेरे पिता का। अब जैसा पिता होगा वैसी ही उसकी संतान होगी, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही उससे मिलने वाला फल होगा। चित्रकार की इतनी बात सुन राजकुमार सचेत हो बोल उठा। तब राजा बोला, ऐ सुंदरी, सच बताना, तुम्हें वन के जानवर का कैसे पता चला? तब चित्रकार बोला, जैसे मुझे रानी की जांग के तिल का पता चला वैसे ही जंगल के जानवर का पता चला। इतनी बात कहकर चित्रकार अपने असली रूप में आ जाता है। सारी सच्चाई जान राजा तुरंत चित्रकार के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाता है और उसे आधा राज्य देकर अपना मंत्री भी नियुक्त कर देता है। विक्रमादित्य ने जब ये कथा सुनाई तो पूरे राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इतनी कथा कहकर छठी पुतली रवि भामा बोली, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। वो न केवल साहसी और पराक्रमी थे बल्कि विद्वान भी थे और ऊंच नीच की समझ रखने वाले भी थे। अगर है तुम में ऐसी कोई खूबी तो सुनाओ राजन, मैं सुनने के लिए बेसब्र हूँ।
छठी पुतली रवि भामा की बात सुन। एक बार फिर राजा निराश होकर लौट जाते हैं। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करने वाले के साथ धोखा करता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। राजकुमार ने रीछ का विश्वास तोड़ा, इसलिए उसे दंड मिला। अब बारी थी सातवीं पुतली की। अब कौन सी कहानी सुनाएगी कॉमेडी? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगला भाग जल्दी आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी रोचक व प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे प्रिय दर्शकों का दिल से धन्यवाद।